बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के अंदर एक बड़ा वाक़या और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यह है कि डॉक्टर्स के ऊपर जाली गैंग रेप का जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो तमाम मामला जो है वो उसका बांडा फूट गया। तो हम यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड नफीसा नामी एक सिक्योरिटी गार्ड को जब गैर हाजिरी की बिना पर उसको उसकी नौकरी से निकाला गया, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ तैनात थी, एक प्राइवेट कंपनी के साथ मुंसलिक थी और सिक्योरिटी गार्ड थी, उसको जब नौकरी से निकाला गया तो उसने जो है वो ये इल्ज़ाम आयद किया कि उस के साथ ज्यादती की गई है, गैंग रेप किया गया है। और चिल्ड्रन अस्पताल के 3 डॉक्टर्स के ऊपर, बल्कि इससे ज़्यादा लोग हैं जिनके ऊपर जो है वो 375A गैंग रेप का जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं की गई और महकमा सेहत पंजाब स्पेशलाइज्ड की जानब से भी जो है वो 3 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। यहाँ पर मैं बता दूँ कि डॉक्टर अली असगर जो नाइट ड्यूटी पर थे, DMS, जिन्होंने ये कंप्लेन की थी कि ये खातून सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी से गैर हाजिर है, वो भी इस केस में उनको भी इस केस में नामजद किया गया और उनको जो है वो महकमा सेहत में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। और डॉक्टर अमाद यूब शाह जो कि डेंटल सर्जन है, उनको जो है वो मुअत्तल करके पीडा एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनके ऊपर भी बदकिस्मती से जाली केस डाला गया और 375A पुलिस की जानब से, जो फैसला पुलिस की जानब से, मुतलका थाने की जानब से जो है वो गैंग रेप के अंदर जो है वो उनको नामजद किया गया। और इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद तहला मेडिकल ऑफिसर DMS, उनके ऊपर भी जो है वो इस केस में उनको नामजद किया गया। इसके अलावा भी इसमें मुलजमान है। ताहम ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसके ऊपर डॉक्टर पंजाब के डॉक्टर्स कम्युनिटी के ऊपर एक ऐसा दब्बा लगाया गया कि गैंग रेप का नामजद पर्चा कर दिया गया, किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं की गई और महकमा सेहत पंजाब की जानब से भी किसी किस्म की इब्तदाई इंक्वायरी नहीं की गई और उनको भी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। यहाँ पर मैं अंदरूनी स्टोरी ये बताता हूँ कि इस पूरे मामले के ऊपर जो मुतलका खातून है सिक्योरिटी गार्ड नफीसा, एक तो ये टिकटॉकर हैं, दूसरा ये जब इसको भर्ती किया गया और भर्ती करने के बाद जब ये ड्यूटी नहीं करती थी तो सबसे पहला ड्रामा इन्होंने 25 दिसंबर को इन्होंने अपना ड्रामा रचाया जिसमें इन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो मुबैना इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स ने इनके साथ जो है वो ज़्यादती की है, मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया और इसकी CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। इसकी CCTV फुटेज भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि इसकी CCTV फुटेज 25 दिसंबर वाली भी यहाँ पर मैं प्रोड्यूसर को कहूँगा वो चलाएँ ताकि पता चले कि 25 दिसंबर की CCTV फुटेज के अंदर भी किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है। इस CCTV फुटेज के अंदर जब ये 25 दिसंबर को इसने जब वकूआ बनाने की कोशिश की, उसी दिन ये सेम डेट के ऊपर 25 दिसंबर को टिकटॉक के ऊपर अपनी जो है वो बर्थडे मना रही थी। अच्छा, आगे मैं चलता हूं कि उसके बाद अगली CCTV फुटेज मैं आपको बता देता हूं कि 8 जो है जनवरी के रोज़ भी इसने वकूआ बनाया कि इसको जो है वो कमरे के अंदर बंद किया गया, दरवाज़ा बंद किया गया और इसके साथ जो है ज़्यादती करने की कोशिश की गई और बल्कि गैंग रेप का मुकदमा इस वकूए के ज़रिए बनाया गया। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये CCTV फुटेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खातून जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और एक मारूफ टिकटॉकर भी हैं, ये खुद ही अपने आप को मार रही हैं और खुद ही जो है वो कपड़े अपने फाड़ रही हैं और उसके बाद फिर केस भी बना दिया गया और किसी ने इस मामले को देखने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद जो है उनके ऊपर एक सवालिया निशान है। उनके दौर में जब भी ये मामला इस तरह के डॉक्टर्स के ऊपर जब केसेस बनते हैं तो वो छोटे मुलाजमीन की बातें सुनने के बाद डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर दी जाती है। ये CCTV फुटेज एक वाज़ेह सबूत है कि किस तरह एक खातून जो है वो अपने कपड़े फाड़ रही हैं और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया, FIR हो गई और पंजाब की जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो इस वक्त खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं। इस वक्त YDA पंजाब कहाँ है कि वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है YDA पंजाब। किसी ने अभी तक इस मामले के ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। CCTV फुटेज सामने आ चुकी है, सारा मामला सामने आ चुका है। क्या किसी एक ऐसे डॉक्टर पर जो कि मसीहा है उसके ऊपर अगर आप गैंग रेप के ऊपर जो है वो गैंग रेप का अगर मुकदमा दर्ज कर देंगे तो फिर उसका क्या होगा। यहाँ पर 3 डॉक्टर जो है वो इस वक्त मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर अमाद यूब
शाह। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये डेंटल सर्जन है चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में। पहली दरखास्त के अंदर इनको नामजद नहीं किया गया, इनका नाम पहली दरखास्त के अंदर नहीं था जब मोहतरमा की जानब से दरखास्त दी गई कि उनके साथ ज्यादती की है। लेकिन जैसे ही जो दूसरी दरखास्त दी गई तो फिर उन्होंने अपना बयान चेंज किया, यू टर्न लिया, और यहाँ पर डॉक्टर अमाद यूब शाह साहब को भी जो इस पूरे मामले के अंदर इस जो ड्रामा रचाया गया जिसका ड्राप सीन हो चुका है इसमें शामिल किया गया। मैं यहाँ पर यह बता दूंगा कि सवालिया निशान है महकमा सेहत के लिए और उनके लिए कि आप फौरी तौर पर बगैर किसी इब्तदाई इंक्वायरी के अंदर आपने जो है वो इब्तदाई इंक्वायरी नहीं की और आपने जो है वो इन डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया, तो फिर कानून कहाँ रह गया। आप पीड एक्ट लगा देते हैं और जिसका एक मुख्तस टाइम होता है उस मुख्तस टाइम के अंदर भी पीड एक्ट मुकम्मल नहीं किया जाता। ये पहला वाक़या नहीं है, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये तकरीबन साहिवाल का वाक़या पेश आ चुका है, इसके अलावा बहावलपुर में वाक़या पेश आ चुका है, ये फैसलाबाद का वाक़या पेश आ चुका है। जना अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी एक सिक्योरिटी गार्ड के कहने के ऊपर जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके कहने के ऊपर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है वो आपने ट्रांसफ़र किया। तो ये इस वक्त जो है वो अगर बात डॉक्टर्स को विक्टिमाइज करने की बात सामने आ चुकी है और यूँ लगता है कि सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो इस वक्त अजमत महमूद साहब जो है वो डॉक्टर्स मुखालिफ उनका रवैया लगता है कि आपने किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं की और एक बहुत बड़ा धब्बा। मैं समझता हूं कि आज तक पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर किसी किस्म का इस तरह का गैंग रेप का डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो भी झूठा, जिसको सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये सारा ड्रामा जो है वो जो रचाया गया था वो ड्रॉप सीन हो चुका है। तो इस पूरे मामले के ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन अलवी साहब, एंकर पर्सन हैं, लाहौर जून का प्रोग्राम करते हैं और हेल्थ के शोबे के ऊपर वसी तजर्बा रखते हैं। बताइएगा मोहसिन अलवी साहब, ये एक ऐसा वाक़या है, हम हमेशा जो है वो ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें डॉक्टर्स की कोताही होती है उसको भी हम हाईलाइट करते हैं, लेकिन क्या ये बदकिस्मती नहीं है कि आप एक गैंग रेप का मुकदमा कर दें और वो भी झूठा मुकदमा दर्ज कर दें डॉक्टर्स के खिलाफ? बहुत शुक्रिया मीर नबी साहब। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी वाक़या हॉस्पिटल से बाहर भी, उसकी प्रेमिसेस से बाहर भी होता तो ये इंतज़ामिया की, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उसको इन्वेस्टिगेट करती। लेकिन अस्पताल की प्रेमिसेस में या कोई भी और इदारा होता, वहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर बगैर इंक्वायरी किए उस इल्ज़ाम को मान लेना, हालांकि सीसीटीवी फुटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उनके ऊपर पैसा लगाया जाता, उसका मतलब यही होता है कि इनके ज़रिए बाद में हक़ाइक़ को आप जांच लें। अब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो फुटेजेस आप सामने लेके आए हैं, उसके बाद तो सारे केस का जो है वो रुख ही बदल गया। उनको देखे बगैर, तहकीक किए बगैर डॉक्टर्स के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड के गैंग रेप को न सिर्फ मान लिया गया बल्कि उसके ऊपर एफआईआर का इंदराज भी कर दिया गया और कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दिया गया। यानी उसके इल्ज़ाम से लेके पुलिस के मुकदमा दर्ज करने और महकमा सेहत की जानिब से उनके खिलाफ जो नोटिफिकेशन है वो करने तक किसी ने हक़ाइक़ को देखा ही नहीं कि हुआ क्या। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल मोहसिन अलवी साहब आपसे ये है कि क्या कोई भी खातून उठकर अगर किसी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा देती है और जो है वो ज़्यादती का एक बड़ा इल्ज़ाम लगा देती है तो इंक्वायरी नहीं होती और मुतल्लिका शख्स को या मुतल्लिका जो मुलजमान है अभी साबित नहीं होता, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमा हो जाता है, अगर वो बेल नहीं करवाते तो 90 रोज़ तक जो है वो बाहर नहीं आ सकते। उसके बाद आप अगर फोरेंसिक भेजते हैं, आपका जो है वो रिपोर्ट आती है तो उसमें साबित होगा कि क्या वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था या नहीं। अगर वो रिपोर्ट नहीं आती 90 रोज़ तक तो वो अंदर है, तो उसके बाद अगर साबित हो जाता है वो बेगुनाह है तो फिर क्या करेंगे हम? आप जिन लोगों ने ये मुकदमा दर्ज किया, जिन लोगों ने उसको आगे प्रोसीड किया और जिसने इल्जाम लगाया, मेरा ख्याल है डॉक्टर से ज्यादा 90 रोज का हिसाब किताब कौन देगा? 90 रोज वो लोग इससे ज्यादा इदारे देंगे जिन लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया, उन्होंने हक़ाइक़ को चेक नहीं किया, वो इसके जिम्मेदार है। ना इससे सिर्फ डॉक्टर्स की जिंदगी मुतासर हुई बल्कि पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर्स भी इसके ऊपर, जारी बात अब दूसरे लोगों का आप हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप कोई भी खातून उठे, कोई भी लेडी डॉक्टर या सिक्योरिटी गार्ड या ये मुझे बताएं कि जो छोटे मुलाजमीन हैं, क्या इन मुलाजमीन ये मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस होते हैं? ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। आपको पता है इसने एक और ड्रामा किया है कि इसने खुद ही अपना गला काटा और टिकटॉक के ऊपर लगाया, वो स्टोरी टिकटॉक के ऊपर इसने अपनी वो फुटेज लगाई और उसके बाद वो पूरा ड्रामा रचाया कि जी वो खुदकुशी कर ली, इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मुझे ये बताएं कि ये एक तो ये वाक़या हो चुका है, एक बहुत बड़ा वाक़या, अभी तक वाईडीए पंजाब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। क्या वाईडीए पंजाब के दड़े हैं कि उनके अपने दड़े को बंदा होगा तो फिर सामने आएंगे? वाईडीए पंजाब की तो मियाँ साहब समझ नहीं आती, कभी तो एक छोटी सी बात के ऊपर ये आउटडोर इंडोर सर्विसेज एमरजेंसी बंद करने पे चले जाते हैं छोटे से वाक़े के ऊपर, और कभी ये इतना बड़ा वाक़या हो जाता है लेकिन उसके ऊपर वाईडीए पंजाब जो खामोश रहती है। लगता यही है कि ये पिक एंड चूज़ किया जाता है कि हमने किस इशू को लेके आगे चलना है, किस इशू को हम लेके नहीं चलेंगे। अब इस सारे मामले के अंदर महकमा सेहत की बदनामी हुई सो हुई, आप डॉक्टर्स के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर जो गुजरा है
उसका हिसाब कौन देगा? जिन लोगों ने बगैर तहकीक की ये कार्रवाई की, जिस खातून ने इल्ज़ाम लगाया, मैं समझता हूँ ये सारे का सारा मलबा उनके ऊपर डालना चाहिए। इसमें तो आप हौसला अफजाई कर रहे हैं लोगों की। इसमें दो सीसीटीवी फुटेज है। एक उसने पहला इल्ज़ाम 25 दिसंबर को लगाया, नफीसा सिक्योरिटी गार्ड जो टिकटॉकर भी, अलमरूफ टिकटॉकर भी मैं साथ कहूँगा, 25 दिसंबर की सीसीटीवी फुटेज सामने है, उसमें बिल्कुल किसी से कोई वाक़या नहीं हुआ और उस दिन छुट्टी थी। और डॉक्टर अमाद यूब शाह जो डेंटल सर्जन है उनको इसमें मुलव्वस कर दिया कि उन्होंने जो है वो खुदा न खास्ता इस तरह की हरकत की है। उस दिन वो छुट्टी पर थे और अस्पताल के अंदर भी छुट्टी थी, वो उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। उसके बाद इन्होंने दूसरा वाक़या 8 जनवरी को बनाया है। 8 जनवरी वाली जो सीसीटीवी फुटेज में जाके ब्लैकमेल करती रही है, वहाँ पर जो है वो एक डीएमएस साहब बैठे हुए थे, वो डॉक्टर तला जो उनको जवाब दे रहे थे कि आप एमएस के पास जाएं, उसकी आवाज़ भी है सीसीटीवी की, और वहाँ पर जाके जो है वो अपना ये मुतालबा सामने रखें कि उनको निकाला गया, कैसे निकाला गया। तो उनका तो काम नहीं है, आप दिन के टाइम एमएस को मिले तो, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उसने कपड़े फाड़े और अपने आप को मारा और पूरा ड्रामा किया, जिसकी वजह से ये सारा मामला सामने आया। और ये जो एक 375 का एक फेक डॉक्टर्स के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, उसका ड्रामा जो है वो वहां पर ड्रॉप सीन हो गया। मुझे बताएं, ये सीसीटीवी आप अगर नहीं लेके आते तो ये तो सारा केस उसी तरफ चल रहा था। नहीं, लेकिन अभी तक जो उनको बहाल नहीं किया गया, अभी तक सीसीटीवी आने के बाद 2 डॉक्टर जो मुअत्तल किए गए और ढाक के ऊपर जो डॉक्टर उनको रिपोर्ट किया गया महकमा सेहत में, उनको बहाल नहीं किया गया। ये किस किस्म के डॉक्टर्स के साथ जो है सिर्फ वाईडी आवाज उठाएगी तो इसका मतलब फिर महकमे ने इंक्वायरी करेगी। सेक्रेटरी हेल्थ वाईडी के कहने के ऊपर काम करेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो किसी को बेगुनाह और गुनाहगार करार देंगे। पहले जो बात कही है ना, वो मैं उसके साथ एग्री हूँ कि जो छोटा तबका जो शिकायतें लगाता है ना, वो बगैर तहकीक किए उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, इस तरह के बहुत सारे वाकयात जो हैं अस्पतालों में पेश आ चुके हैं मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ के दौर के अंदर। निश्तर वाला वाकया हो, जिना अस्पताल लाहौर वाला वाकया हो, ये वाकया और भी काफ़ी सारे वाकयात हैं जहाँ पर जो छोटा अमला है वो जो जाके कहता है बगैर इंक्वायरी उसके ऊपर अमल किया जाता है। हालांकि उन लोगों को भी उड़ाया गया जो बहुत अच्छा काम टूवर्ड्स महकमा सेहत के प्रॉफिट के लिए उनके हक के अंदर कर रहे थे। अब इसमें जो बदनामी हुई सो अलग हुई। अब इसका मतलब ये है कि आप ये एडवांटेज दे रहे हैं, आप ये शय दे रहे हैं कि आप उठें, आप जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, हम कोई तहकीक नहीं करेंगे और इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी भी बंदे के ऊपर थोप देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर अमाद यूब शाह जो कि डेंटल सर्जन है, उनको कैसे क्यों मुलव्वस किया, ये भी एक अंदरूनी कहानी नाज़रीन। जैसे नफीसा शाह टिकटॉकर, अलमरूफ टिकटॉकर की जानब से जब ये सारा ड्रामा रचाया गया, तो यहाँ पर एक अहमद डेंटल असिस्टेंट है, उनका इनके साथ राब्ता है, कोई तल्लुकात हैं। उनको जब डॉक्टर अमाद यूब शाह ने उनकी जब ड्यूटी चेंज की और ड्यूटी चेंज करने की वजह से उनको भी इस मामले में रख लिया गया, और इस सारी स्टोरी के पीछे अहमद डेंटल असिस्टेंट जो है उन्होंने मुहतरमा को, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसको जो है पूरा इस्तेमाल किया और हर जगह पे हर फोरम के ऊपर ज़्यादती की दरख्वास्तें दिलवा दी, गैंग रेप की दरख्वास्तें दिलवा दी। तो ये एक जो बंदा है इसको जब मुअत्तल किया, और ज़ाहिर इसको क्यों मुअत्तल किया गया, सॉरी इसकी ड्यूटी क्यों चेंज की, जो डेंटल असिस्टेंट है डेंटल सर्जन की जानब से, ज़ाहिर है वहाँ पर ये काम नहीं करता होगा। और जब इन छोटे मुलाजमीन को इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्चुअली ये अपनी ड्यूटी नहीं करते, इनकी एक्चुअल ड्यूटी क्या होती है वो ये करते नहीं है। अगर वार्ड बॉय है तो वो अल्मोनर बना हुआ है, अगर जब इनको ड्यूटी पर वापस लाते हैं तो ये काम नहीं करते। बिल्कुल यही हुआ है। आप देखें कि ये मुझे नहीं लगता कि ये अकेली खातून सिक्योरिटी गार्ड ने इतना बड़ा इंसिडेंट किया है। ये ड्रामा पूरा प्री प्लान था। हाँ, प्री प्लान था। और आप देखेंगे जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इसके पीछे एक पूरी कहानी निकलेगी। ये लोगों को टारगेट करने के लिए पूरा प्लान किया होगा। एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी सिर्फ ड्यूटी चेंज करवाने के लिए या अपने आप को रिलीफ दिलाने के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, उसको लॉन्च किया गया होगा लाजमी तौर पर। और इसके अंदर मकासद जो हैं वो जारी बात, जिन लोगों को विक्टिमाइज किया गया उनके मुखालफिन किसी के निकलेंगे। लेकिन मियाँ साहब ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है कि हमारे माशरे के अंदर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा देना ये बहुत, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट ऊपर लगाया गया है जो क्रीम ऑफ द नेशन है, इन्वेस्टिगेट किए बगैर आपने उसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर दी। अब देखें, जो लोग जिनकी माएँ बहनें बेटियां अस्पतालों के अंदर काम करती हैं, नाइट ड्यूटीज़ करती हैं, एमरजेंसी के अंदर या किसी भी शोबे के अंदर, आपने उनको क्या मैसेज दिया? आप उनके जो वो काम करने वाले लोग हैं उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, आप उनकी फैमिलीज़ को बता रहे हैं कि इनको ना वहाँ पे भेजें। अब उनके जो असरात पड़ने पड़ गए, लेकिन अंदर खाते जाके पता चला कि सारा। मुझे ये बताएं कि क्या इंक्वायरी, किसी किस्म की इब्तदाई इंक्वायरी के बगैर किसी मुलाजिम को मुमकिन ही नहीं है? तो अभी तक अगर सारा कुछ सामने आ चुका है तो फिर बहाल क्यों नहीं किए गए? मियां साहब, ये रूल्स के खिलाफ है कि आप बगैर इंक्वायरी किसी को मुअत्तल नहीं कर सकते, बल्कि जो FIR होती है वो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसकी बेस के ऊपर भी आप किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन आपने बगैर उसको इंक्वायरी करने की बजाय आपने लोगों को उड़ाना शुरू कर दिया। और ये इंप्रेशन जो है कि इस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि ज़ाहिर है वो देख रहे हैं महकमों को, लेकिन ये एक सवालिया निशान उनके ऊपर है कि वो
जो है वो जिस तरह डॉक्टरों को विक्टिमाइज़ करने का मामला है, उसके ऊपर वो जो है वो छोटे मुलाजमीन के कहने के ऊपर बगैर किसी इंक्वायरी के किसी को निकाल देना और अभी तक बहाल नहीं किया। लेकिन वो एक और चीज़ भी तो करते हैं ना मियाँ साहब, वो मैं ना मानू वाली रिट भी अपनाते हैं। वो अपनी रिविजिट नहीं करते अपने फैसलों को, वो नहीं देखते कि ये गलत हो गया सही हो गया, वो कहते हैं कि जो कर दिया सो कर दिया। लाहौर के अंदर ये जो सबसे बड़ा सिटी है, जहाँ पर सबसे बड़े अस्पताल है, जिना अस्पताल वाला वाकया आपको याद है? आप समझते कि दोनों तरफ से उनको जो बताया गया वन साइडेड चल पड़ते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप इतने बड़े वाकये के ऊपर इंक्वायरी करें और आप आगे लोगों को। बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी साहब, आपने तफसीलन हमें बताया। नाज़रीन, किस तरह ड्रॉप सीन हुआ है कि डॉक्टर्स के ऊपर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो कि जाली निकला और जो है वो CCTV फुटेज ने सारा बांडा फोड़ दिया। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि सिक्योरिटी गार्ड, खतून सिक्योरिटी गार्ड अलमरूफ टिकटॉकर भी हैं, उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स को बहाल नहीं किया गया। महकमा सेहत ने बगैर इंक्वायरी के उनको जो है मुअत्तल कर दिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का इनकाद होने जा रहा है पाकिस्तान में, और ख़ासकर लाहौर में कौन से मैचेस हैं, और कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से बात करेंगे। अब तक क्या सूरत है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे लाहौर के अंदर क्रिकेट का जो मेला है वो सजने वाला है, और चैंपियन ट्रॉफ़ी के साथ साथ पहले चैंपियन ट्रॉफ़ी की बात करेंगे, साथ उससे पहले जो है वो एक 3 मुल्की जो है वो सीरीज़ भी यहाँ पर लाहौर के अंदर इसका इनकाद किया जा रहा है। चैंपियन ट्रॉफ़ी जो शुरू की जा रही है, जो शुरू होगी, और पहला मैच कब है, ये 19 फरवरी को बताया जा रहा है कि जी पहला मैच है लाहौर के अंदर। लाहौर में टोटल कितने मैच होंगे? इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन की अगर सूरत हाल की बात करें कि वो कहाँ तक पहुँच चुकी है और कब तक ये अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी, इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। और कौन कौन से लाहौर के अंदर मैचेस हैं, बाकी किधर किधर मैचेस हैं, चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से क्या सूरत हाल इस वक्त। तो मेरे साथ मौजूद है 2 यंग स्पोर्ट्स रिपोर्टर, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। और चिराग बलोच साहब, नुमाइंदा लाहौर अगर स्पोर्ट रिपोर्टर हैं, आप भी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के हवाले से एक यंग नाम सामने है। चिराग बलोच साहब, वेलकम प्रोग्राम में कहते हैं। सबसे पहले जो है वो गुलाम मुर्तज़ा साहब से बात करता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा साहब, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त। आप बता दें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो अपग्रेडेशन का सिलसिला कज़ाफ़ी स्टेडियम का शुरू किया गया था, उसकी क्या सूरत हाल, कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है कि 25 जनवरी के आसपास जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी, बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जून में ये काम डिमोलिशन का शुरू हुआ था, कज़ाफ़ी स्टेडियम के तमाम इनक्लोजर्स गिरा दिए गए थे, नई बिल्डिंग बनाई गई है, और उसके बाद तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं जब कंस्ट्रक्शन का काम बाकायदा तौर पे शुरू हुआ, और 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई थी 2024 की, जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करनी थी। ये दुरानिया क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उनकी जानिब से कहा गया था हम कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी थी, अभी रेनोवेशन का काम जारी है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम बहुत बुरी हालत थी, हम इंटरनेशनल मेयार के स्टेडियम्स नहीं कह सकते थे। मोहसिन नकवी को एक क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के स्टेडियम्स को अपग्रेड किया, नए सिरे से बनाया पूरा। लेकिन ये बताएं कि फ़र्क क्या है पुराने किसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में और जो अपग्रेड किया गया, कितना फ़र्क है? आप तो बीट करते हैं, रोज़ देखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा क्रिकेट में स्टेक होल्डर है शायकीन। तो शायकीन जब स्टेडियम में जाते थे उन्हें व्यू बहुत दूर से मिलता था, जंगले बीच में थे, प्लेयर्स खेलते हुए उस तरह दिखाई नहीं देते थे जिस तरह इंटरनेशनल मेयार के स्टेडियम्स होते हैं। वहाँ पे आप देखते हैं कि इंग्लैंड में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, इंडिया में मैच हो रहा है, इवन के बाउंड्री के बिल्कुल करीब जो शायकीन बैठे हुए हैं उन्हें अपने जो प्लेयर्स हैं उनके बात करने का मौका भी मिल जाता था। तो पाकिस्तान में जंगला आ जाता था बहुत दूर से, और अब जंगला नहीं रहा। अब जंगला नहीं रहा, उसकी जगह पे ट्रेंच मुतारिफ करवाई गई। ट्रेंच एक ऐसी जो आप खंदक नुमा से एक ऐसा हसार कह सकते हैं कि कोई भी शायकीन अंदर जा नहीं सकेगा, लेकिन उन्हें बिला झिझक और बिला रुकावट जो व्यू है वो बेहतर मिलेगा। और साथ ही व्यू जो हमारा बहुत बुरा था क्योंकि हमारे स्टेडियम बने थे, वो जंगला लगा था, उससे मैच जो नीचे लोग बैठते फ्रंट वाली सीटों पे उनको नजर नहीं आता था, मैच ऊपर वालों को भी नहीं नजर आता था। और बाज़ औक़ात तो ये होता था कि हमारे जो स्टेडियम थे वो बहुत उनकी वो वाइड थे, अब बनाए गए वो उससे हॉरिजॉन्टल बनाए गए। इससे ये होगा कि ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं उनको भी व्यू बेहतर नजर आएगा। तो ये क्रेडिट है कि पाकिस्तान के स्टेडियम अपग्रेड हो जाएंगे, उससे आइंदा जो पाकिस्तान में होने वाले इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं चिराग बलोच साहब से पूछता हूँ। चिराग बलोच साहब, बताइएगा कि अब लाहौर के अंदर कौन कौन से मैचेस हैं? पहले तो 3 मुल्क की जो है वो सीरीज़ वो कब से शुरू होनी है, कौन कौन सी टीमें उसमें हैं?
तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी बता दें कि वो कब और कौन से मैचेस लोग शायकीन क्रिकेट जो है वो इस वक्त मुंतज़र है कि वो एक क्रिकेट का मेला लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची में भी है और बाकी शहरों में भी है, लेकिन लाहौर ये खास तौर पर जो है वो इस वक्त मुंतज़र है कि कोई मैच आए। और लाहौर वालों के लिए इस हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक तरह से ना ईद हो जाती है। लाहौर वाले इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से पीसीबी ने प्लान किया कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही जो है वो एक तड़का कहते हैं ना कि उस चीज़ को तड़का लगाने के लिए ट्राई सीरीज को बीच में जो रखा है ना, पहले इससे पहले मुल्तान सीरीज में मैच कौन कौन सी टीमें हैं ये बता में साउथ अफ्रीका और साथ में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है, तीन टीमें होंगी, बड़ी टीमें हैं तीनों, बड़ी टीमें। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई छोटी मोटी टीमें, हमारी टीम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वो कहते हैं ना कि एक तैयारी से पहले एक जो होता है ना वो उसको हाइप देने के लिए ये ट्राई सीरीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, ट्राई सीरीज के तीनों मैचेस किधर हैं? उसके 4 टोटल मैचेस हैं जिनमें से दो मैचेस हैं वो लाहौर में होनी और 2 मैचेस जो है वो टोटल 4 मैचेस हैं, टीमें 3 हैं, ठीक है। तो इस तरह से रखा गया है। जिस तरह से ये खत्म होगी उस तरह से ही ऊपर से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आ जाएगी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होनी 19 फरवरी से स्टार्ट होनी है, जो कि पहला मैच 19 फरवरी का जो पहला मैच है वो कराची में होना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। और यहाँ पे लाहौर के अंदर जो पहला मैच है वो 22 फरवरी को पहला मैच खेला जाना है, जो कि बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया के बाद अगर कोई बड़ा मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच। यहाँ पर हमें सिर्फ रन के अंबार ही मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि दोनों अच्छा खेलते हैं, दोनों तेज खेलना पसंद करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। खास करके लाहौरियों के लिए जो है वो एक 29 साल के बाद जो है वो फाइनल, एक 1996 वर्ल्ड कप का फाइनल यहाँ पे हुआ था आईसीसी टूर्नामेंट का, वो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का, और उसके बाद जाकर जो है वो इतने सालों के बाद अब ऑस्ट्रेलिया और दोबारा से जो है वो हमें इंग्लैंड की टीमें जो सामने नजर आएंगी। तो एक बड़ा, एक मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मैं कहता हूँ कि फेस्टिविटी होगी एक लोगों के लिए कि वो यहाँ पर उनको स्टेडियम में। अच्छा, ये टिकट से मैच की कब से मिलना शुरू हो जाएंगी टिकटें बहुत जल्दी है मेरे ख्याल से। अब ये आईसीसी ने रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया था, जिस तरह से ही जो है वो कुछ आइंदा दिनों के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर उसको जो ऑनलाइन कर दिया जाएगा और फिर शायकीन उसके ऊपर टूट सकते। गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताएं कि इसमें जो है वो एक सेमीफाइनल जो है वो दुबई में और एक सेमीफाइनल लाहौर में है, तो फाइनल भी जो है वो फाइनल किधर है? 2 वेन्यू डिसाइड किए गए हैं। अगर इंडिया पहुंचता है तो दुबई में खेला जाएगा, अगर इंडिया की टीम क्वालिफाई नहीं करती फाइनल में तो फिर पाकिस्तान में फाइनल होगा। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या शायकीन क्रिकेट जो है वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे फाइनल देखने के लिए? क्या इसकी क्या पॉलिसी है? अगर किसी ने पहले टिकट खरीदना है तो वो खरीद सकेगा या सेमीफाइनल के बाद ये फैसला होगा? मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी का ये उसकी कमजोरी है कि शायकीन क्रिकेट सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन तो उनको क्रिकेट देखने, अगर शायकीन नहीं होगे तो क्रिकेट क्या होगी? तो शायकीन के को फैसिलिटेट करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि फाइनल किस जगह पे उन्होंने उसके लिए टिकट्स बुक करनी है, होटल बुक करने हैं, वहाँ पे जाके ठहरना है, रहना है। अब इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि 4 दिन पहले पता चलेगा कि फाइनल आया दुबई में खेला जाएगा या लाहौर में खेला जाएगा। तो आईसीसी को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो शायकीन क्रिकेट को फैसिलिटेट करने के लिए एक ही जगह पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान में पूरा टूर्नामेंट होना चाहिए, और अगर इंडिया में हो रहा है तो वहां पे होना चाहिए। शायकीन को दिक्कत होगी तो वो अगली दफा मैच कैसे देखने लेकिन ये तो आईसीसी ने फैसला कर दिया ना कि अगले 3 साल के लिए ना हम इंडिया जाएंगे ना वो इधर आएंगे, इस तरह की बात लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेक होल्डर तो अगर शायकीन ग्राउंड में नहीं जाएंगे, मैच नहीं देखेंगे, तो किसके लिए मैचेस होंगे? बिल्कुल, सबसे बड़े स्टेक होल्डर कौन है? ये तो है, लेकिन तो इसके लिए आईसीसी को कोई हल निकालना चाहिए। वैसे तो लेकिन अब इंडिया नहीं मानता तो क्या करें? देखें ना कि हम चले भी जाते हैं उधर जाके खेलते भी हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहते। उन्हें भी आना चाहिए और ये सबसे बड़ा नुकसान ये इंडियन फैंस का भी, पाकिस्तानी फैंस का भी है। अगर देखें इंडियन फैंस भी तो इसमें अपने मैच देखना चाहते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि जब वो हिस्ट्री में पाकिस्तान आए थे उन्हें क्या ऐसा प्यार मिला था, हॉस्पिटैलिटी। उनकी आवाम तो देखना ही चाहती है, उनके खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं, लेकिन मसला सियासी मसला है। आपको पता है कि जब से शायद हमारा मसला नहीं, उनका ज्यादा मसला है। उनके प्लेयर भी कहते पिछले दिनों में बयान सुने कि खेलना चाहिए पाकिस्तान में आकर, लेकिन क्या करें। चलो बहरहाल चिराग बलोच साहब ये बताएं कि हमारी तैयारी कैसी है? अरबों रुपए हमने स्टेडियम पर लगा दिया, खूबसूरत स्टेडियम बन गया, अच्छी बात है, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट है वो तो यही चाहेंगे ना कि पाकिस्तान की टीम भी जीते। बिल्कुल, देखें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, अगर कुछ महीने पहले की बात करें तो हमारे हालात बहुत बुरे थे।
लेकिन जिस तरह से हमने पिछले कुछ 2-3 माह के अंदर पाकिस्तान टीम ने पेस पकड़ी है या फिर खुद को एक अच्छे सही ट्रैक पे लेके आए हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे में शिकस्त दी है। हम पहली टीम बने वनडे की हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने वाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में। हमने पहली एशिया की टीम है जिन्होंने 3 सीरीज जीती हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया और सिर्फ पाकिस्तान है जिन्होंने साउथ अफ्रीका को 3 बार ओडीआई सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका में हराई। तो मेरे ख्याल से हम सही ट्रैक पे आ चुके हैं। हमने 3 अवे सीरीज जीती है, हमने जिम्बाब्वे को भी हराया, हमने अवे में जाकर हम उनके घर में हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा के आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका को भी हरा के आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम एक सही ट्रैक पे आ गए हैं। हमें अब पैनिक करने की जरूरत नहीं। हम अक्सर ये होता है कि टूर्नामेंट आने वाला होता है, हम कोई ना कोई एक ऐसा फैसला कर लेते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक जो हमें खास करके हमें अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर देना चाहिए। एक मेरे ख्याल से साइम अयूब के अलावा हमें कोई इस तरह डाउट तो साइम अयूब का चांसेस हैं कि वो जो है वो आ जाए। उम्मीद यही की जा सकती है, उम्मीद लगा सकते हैं कि वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन ये कि बैकअप भी तैयार रखना अच्छा, आप चाहिए। तरक्याती काम की तरफ आते हैं। काफ़ी हमने डिस्कस किया कि ये अभी गुलाम मुर्तज़ा ने बताया कि ये 25 जनवरी के आसपास इसका जो है वो डेडलाइन उन्होंने दी है कि मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो आप खुद देखते हैं वाकई ये मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, मेरे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जितनी अभी मैं आज भी गया था, मैंने देख के आया हूँ चीज़ों को, जो मुझे लग रहा है ना, स्टेडियम का व्यू सब कुछ बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बड़ा प्यारा है। मैं स्टैंड से खड़े होकर भी देखा है, कुर्सियों पर बैठ के भी देखा है जो लग रही हैं, मैंने ऊपर से खड़े होकर जो बिल्डिंग्स बन रही हैं नहीं उनके अंदर भी देखा है खड़े होकर। व्यू कोई उसका शक नहीं है। आप मुकाबला करते हैं स्टेडियम का, अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया के किसी स्टेडियम के साथ या ऑस्ट्रेलिया के, कि अभी नहीं, अभी भी वो नहीं, अभी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी आउटलुक प्रॉपर निकलेगी, मैच कोई होगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है, उससे पहले मैच पे पता लग जाएगा ना। लेकिन पहला मैच जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा, लेकिन मैं इतना कंप्लीशन के बाद हम कंपैरेटिवली कोई कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बाकी सारे ममालिक में जो रेनोवेशन है, अपग्रेडेशन है, वो बहुत लेवल की हो चुकी है, वो हाई लेवल की। वहाँ पे जो सारी अब डबल टेयर ट्रिपल टेयर बन चुकी हैं। अब पाकिस्तान ने तो पहली दफ़ा रेनोवेट किया अपने स्टेडियम। अब इससे इन्हें आइडिया होगा कि हमने नए जो स्टेडियम बनाने हैं या पुराने स्टेडियम को कैसे वैसे और बनाने की भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के स्टेडियम कौन से हैं? 3 तो 4 स्टेडियम है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। उसके अलावा कहाँ पे मैचेस होते हैं? पहले फैसलाबाद में मैचेस होते थे, गुजरावाला में मैचेस होते थे, शेखुपुरा में मैचेस होते थे, अरबाब न्याज स्टेडियम में मैचेस होते थे। अब ये सारे सेंटर्स ये तो खंडरात हो गए। बिल्कुल। तो 3 स्टेडियम है, लाहौर, कराची और पिंडी करवा लें। लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से रिकवर किया, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो सूरत हाल थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई टीम आने के लिए तैयार नहीं थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अब अच्छी चीज़ यह है कि पीसीबी ने आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड्स को खुद अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया है कि उनको रेनोवेट करें, खासकर चैंपियंस कप हुआ फैसलाबाद के अंदर। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था कि 12 साल के बाद जो है दोबारा से कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट कम से कम जो वो किसी और मुल्क में किसी और जो शहर में मुंतकिल हुआ है, बजाय कि सिर्फ पिंडी। मुझे चिराग लोग ये भी बता दें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जब भी हम बात करते हैं, जब भी बारिश होती है लाहौर में, तो सबसे पहले हमें जब ऑफिस से कहा जाता है ना कि जी यार पानी किधर खड़ा है, तो हम सबसे भाग के सबसे पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास ही जाते थे कि वहाँ हम अगले दिन हम खड़े हो। ऐसी सूरत हो गई या इसका भी कोई इर्द गिर्द काम चल रहा है तरक्की? हम अगले दिन खड़े हुए थे खुद दोस्त आपस में, तो हम कह रहे थे यार ये तो बड़ी हमारे लिए एक होता है ना बुरी खबर है कि यार हम पहले होता था कहीं पानी नजर नहीं आता था, कज़ाफ़ी स्टेडियम चले जाए पानी पानी है। लेकिन हमारे मुल्क के लिए, हमारे शायकीन के लिए, खासकर को प्लेयर जो रोज वहाँ पे आते हैं खेलने, उनको बहुत ज्यादा इशू था। हमने उनको देखा है वो पानी के अंदर से गुजर के जा रहे हो। तो अब कोई हाल इसका भी निकला कि नहीं? अब हल हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है क्योंकि जब तक बारिश वैसे आएगी नहीं तब तक हमें अंदाजा नहीं होगा। नहीं, बारिश का क्या पता कब भी आ जाए। तो लेकिन ये बता दें कि काम तरक्याती काम में ये भी शामिल है। वासा की जानिब से एक जो बड़ा मंसूबा बनाया गया, वहाँ पे वाटर टैंक बनाया गया कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर। वो 40 लाख गैलन का वाटर टैंक है, उसकी ड्रेनेज दोनों साइडों पे दी गई है। एक कज़ाफ़ी स्टेडियम की जानिब से आप लिबर्टी को जाएगी, दूसरी ड्रेनेज जो फिरोजपुर रोड पे जाएगी। तो उससे ये जो निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं है, दूसरे भी स्टेडियम है, जिनमें हॉकी स्टेडियम है, पंजाब स्टेडियम है, LCC है, फुटबॉल स्टेडियम है, NC है। तो वो सारे जो ग्राउंड्स हैं ना, उनका जो पानी है वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाएगा। पहले इसी वजह से जैसे चिराग ने कहा, निशानदेही की कि वहाँ पे पानी जमा हो जाता था, दिक्कत होती थी खेलने में भी। तो अब वो मसला हल हो जाएगा। और साथ अंदर भी जो स्टेडियम का है ना, वहाँ पे भी जो ट्रेंच बनाई गई वो साथ शायकीन का रास्ता भी रोकेगी और उसके अलावा वो ड्रेनेज का काम भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं गुलाम मुर्तज़ा साहब के स्ट्रेंथ भी में इजाफा हुआ है, सीटों में भी इजाफा हुआ है, स्टेडियम बड़ा वसी, इसको अपग्रेड करने के साथ साथ कोई इसमें तादाद शायकीन की ज़्यादा भी इसमें बैठ सकती है? जी, पहले 22 से 23 हज़ार आप कैपेसिटी कह सकते थे कज़ाफ़ी स्टेडियम की थी, लेकिन अब वो 34 हज़ार से ज़ायद हो जाएगी।
और उससे क्योंकि सीटें भी नई लगना शुरू हो चुकी हैं आज, बल्कि चिराग ने आपको बताया भी होगा, उसने एक स्टोरी भी की होगी, तो आज से तो नई सीटें भी लग गई हैं। हालांकि पहले कदाफी स्टेडियम में सीटें अच्छी लगी हुई थी, वो सारी की सारी उतार ली गई। नहीं, आप इंटरनेशनल म्यार की है, ये तो नहीं है कि आप बैठ के 50 ओवर का अगर मैच देखते थक जाएं आप। पहले से तो आपको बहुत ज़्यादा अब अच्छा लगेगा, बैठने में भी, व्यू में भी, बाकी व्यू सामने क्लियर नजर आएगा, आपको जंगला वगैरह नहीं है। आप जैसे लाइक फुटबॉल स्टेडियम आप कह सकते हैं ना, पिलर कोई बीच में पिलर नहीं है, आप मतलब कोई कहीं बैठे पूरा स्टेडियम देखेंगे कहीं पिलर लगा नजर नहीं आएगा आपको। कि पहले होता था बीच में कोई पिलर आ रहा है या कोई बीच में जंगला आ रहा है, उसकी वजह से कोई इस तरह रुकावट नहीं है, बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है। थोड़ा सा इस तरह हम ये कह सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का बनाया था, वो भी इसी तर्ज पे बनाया गया था कि उसके अंदर कोई भी जो है वो पिलर सामने नहीं आता कि जो रुकावट बने। तो अब कहीं भी हमें रुकावट बनती हुई इस तरह चीज़ नजर नहीं आएगी, खुल के शायकीन जो है वो अपना मैच जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। और 25 जनवरी तक ये मुकम्मल भी हो जाएगा आसपास 25 जनवरी वैसे आसपास पर्सनली मुझे नहीं लग रहा उसके कुछ दिन ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन ये है कि तैयार कर लेंगे ये इतना एक जो है वो, क्योंकि उन्होंने कहा है, चेयरमैन पीसीबी ने जो बात कही थी, मैं तो वही बता रहा हूँ कि नो डाउट कि उन्होंने दिन रात एक की है। 24 घंटे वैसे तो काम हो रहा है, ये बात तो मानने वाली है कि 24 घंटे वहाँ पे काम हो रहा है, और थ्रू आउट हम जून से देखें तो वो 24 घंटे इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इतना कंप्लीट करना, पूरा स्टेडियम नया जो है वो करना, वो बड़ी बात है। वो गुलाम मुर्तज़ा ये बताएं, आप भी काफ़ी अच्छी, मैंने आपको देखा है, आप भी अच्छा हार्ड बॉल भी खेलते रहे हैं, टेप बॉल भी आपको मैंने देखा है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो बॉलिंग हो, हम हमेशा कहते हैं कि बॉलिंग अच्छी बॉलिंग है, अच्छा अटैक है, तो बैटिंग के अंदर आकर हम जो है वो स्ट्रगल करते हैं, खा वो T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो। तो इस मरतबा आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ है या एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन अब है पाकिस्तान की? अच्छा, चैंपियन ट्रॉफी से ये 3 जो टूर्नामेंट जिसकी चिराग ने भी पहले बात की है ना, वो पाकिस्तान को एक बूस्टअप मिला है। बूस्टअप ऐसे कि क्योंकि पहले आपको याद होगा पिछला जो वर्ल्ड कप हमने 2023 का ODI वर्ल्ड कप खेलने जाना था इंडिया में, तो उससे पहले हमारा जो एशिया कप था तब से हमारी टीम लैग कर रही थी। वही एक पेस हमने पकड़ी, आगे जाके हमारा टूर्नामेंट भी बहुत बुरा साबित हुआ। इंडिया उससे पहले अगर वो एशिया कप को निकाल दें तो उससे पहले स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान को हराया, वो टूर्नामेंट जीता वहाँ पे श्रीलंका में जो एशिया कप हुआ था, तो उन्होंने पेस अच्छी पकड़ ली। और वर्ल्ड कप में आपको भी पता है कि लास्ट फाइनल वो हारे थे जाके 2023 का। तो पाकिस्तान को ये तीनों जो सीरीज हैं, इंग्लैंड, वो साउथ अफ्रीका वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली, जीती हैं, हाँ जो जीती हैं, वो फायदा देंगी। पाकिस्तान ने एक पेस पकड़ ली है, बॉलिंग भी परफॉर्म कर रही है, ये अच्छी बात है, और पाकिस्तान से बाहर जाके कर रही है। अपनी होम कंडीशन में सारी टीमें मोस्टली अच्छा खेलती हैं, बिल्कुल उसका फायदा होता है। जी जी, और लेकिन बाहर जाके अच्छा खेलना टीम, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अब ये देखना है कि क्योंकि पाकिस्तान पिचेस जो है ना, लाहौर के कदाफी स्टेडियम में 1 साल पहले मैच हुआ है, पिचेस फ्रेश होंगी। इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया ना, 5 फास्ट बॉलर है उसमें, तो थोड़ा फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, टाइम खत्म हो चुका है। और चिराग बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से और 3 मुल्क की सीरीज़ जो हो रही है उसके हवाले से आपने बताया, और अपग्रेडेशन ऑफ कदाफी स्टेडियम के हवाले से बता दिया कि मुकम्मल होने जा रही है और एक मेला सजेगा। नाज़रीन, ब्रेक के वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, एक अच्छी खबर है, और जो है वो साबिक वज़ीर इब्राहिम हसन अमराज साहब की जानिब से दावा किया गया है कि 28 लाख टन सोना अटक में जो है वो ये दरियाफ्त हो सकता है, या कैसे इसका मामला हमारे से मौजूद है इब्राहिम हसन अमराज साहब, उनसे बात करते हैं। इब्राहिम साहब, क्या ये किस तरह आप ये दावा करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा दावा है आपका? देखिए, बात यहाँ से शुरू होती है कि जुलाई 2023 में हमें ये रिपोर्ट हुआ कि अटक के मुकाम पे, जहाँ दरियाए सिंध पंजाब के अंदर दाखिल होता है, KP और पंजाब के बॉर्डर पे तकरीबन 40 से 50 एक्सकेवेटर्स लगे हुए हैं और वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। तो हमने फौरी सेक्शन 144 डिप्लॉय किया, जो मशीनरी थी उसको इम्पाउंड किया, और जो उधर लोग इसमें मुलव्विस थे उन पे FIRs और पहले भी यहाँ पे निकलता। तो जब हम उधर पहुँचे, हमने चेक किया तो पता लगा कि ये प्लेसर गोल्ड की जो है वो माइनिंग कर रहे हैं। तो इस पे हमारी भी क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। तो GSP जो इदारा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इसको हमने ADP स्कीम के थ्रू ये प्रोजेक्ट दिया, ये टास्क दिया कि आप इसकी निशानदेही करें कि इधर अगर प्लेसर गोल्ड है तो या नहीं है। नंबर 2, ये किस मिकदार में उधर अवेलेबल है। तो तकरीबन ये 25 किलोमीटर की पट्टी है जो कि अटक खुद से शुरू होती है गाज़ी तक,
और इसमें तकरीबन 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 18,500 एकड़। बिल्कुल ठीक। इसमें तकरीबन 127 मुकामात पे 500 सैंपल लिए गए 500 सैंपल। और कई माह की रिसर्च के बाद 12-15 एनालिसिस के बाद जाके ये साबित हुआ कि इस मुकाम पे 28 लाख तोले सोना मौजूद है। 28 लाख तोला, तोले। टन कहेंगे या ये तोला है? तोला कहेंगे, और एक तोला जो है ये तकरीबन 2,80,000 रुपए का है आज के रेट से। तो ये तो ये तकरीबन 800 अरब रुपए इसकी वैल्यू है। 800 अरब मालियत है। रुपए उधर ये पड़ा है। तो हमें ये इसकी जो मकदार है 28 लाख, सॉरी 28 लाख तोला। लाख तोला, ये हम इसको कैसे आपने ये जज कर लिया? ये देखें, जीएसपी की जो स्टडी थी उसमें मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने सैंपल लिया और उसका तकरीबन 12 से 15 एनालिसिस किए, टोपोग्राफिकल सर्वे किया, मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज़ थी, कई माह इनको लगे, और उसके बाद उन्होंने ये एवरेज किया कि एस्टिमेशन जो है इस इलाके की, सिर्फ इस बेल्ट की, वो ये है। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ हफ्ते पहले भी उधर जो है इलीगल माइनिंग हो रही थी। पिछले सालों में भी जब दरिया सिंध का बहाव कम होता है सर्दियों में, तो ये लोग उधर पहुंच जाते हैं और ये उधर इलीगल माइनिंग शुरू कर देते हैं। तो ये तो गालिबन उस वक्त आप वज़ीर थे जब ये सारा काम शुरू करवाया गया, तो अब इसको मज़ीद इसके ऊपर काम करने के लिए आप समझते हैं कि कोई आपका किसी से रब्ता है या हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही? क्योंकि अभी तक आपके इस स्टेटमेंट की तरदीद कहीं से ना वफाकी हुकूमत ने की है ना ही पंजाब ने की है। जी देखिए, इसमें किया ये था कि जीएसपी के साथ हमने 9 ब्लॉक्स बना दिए थे। जो सबसे बड़ा ब्लॉक था उसमें तकरीबन 5.5 लाख तोले सोना था, जो कि 155 अरब रुपए का बनता है। जो सबसे छोटा ब्लॉक था उसमें तकरीबन 1.25 लाख तोले सोना अवेलेबल था, जो कि 55 अरब का बनता है। तो हमने ये SIFC के साथ एक मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम करवाया चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में। ठीक है। और जितने बिजनेसमैन हैं, जो लोग माइंस एंड मिनरल्स के पेशे से मुंसलिक हैं, इनको हमने इधर बुलाया, दावत दी, और इसके नेक्स्ट स्टेप यही था कि इनका साफ शफाफ तरीके से ऑक्शन हो जाता, जो कि अभी तक नहीं हो सका। तो अभी हुकूमत की तरफ से आपके साथ कोई रब्ता हुआ है? नहीं, हुकूमत को इसका इल्म है और हुकूमत को चाहिए कि हाईएस्ट लेवल पे इस पे मीटिंग्स कॉल करें, फॉलोअप लें और जल्द से जल्द इसको साफ शफाफ तरीके से SIFC के थ्रू ऑक्शन किया जाए। ठीक है। अच्छा, आपके दौर में जब आपको ये पता लगा तो लोग यहाँ से जो है वो निकालते रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, और कब से ये सिलसिला शुरू था, इसका भी कोई हमें बता दें नाज़रीन को। मज़े की बात तो ये कि देखें, जिस आदमी के पास एक छन्नी थी वो भी उधर पहुंचा हुआ था, जिसके पास एक एक्सकेवेटर के पैसे थे किराए पे लेने के, वो भी उधर पहुंचा हुआ था, और ऐसी ऐसी माफिया थी जो 30-30, 40-40 एक्सकेवेटर लेके उधर पहुंची हुई थी, और बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे उधर दिन दिहाड़े पंजाब के, पाकिस्तान के जो मादनियात हैं, मादनी ज़खायर हैं, उन पे डाका डाला जा रहा था, चोरी हो रही थी, और इसीलिए इन पे मुतअद्दिद FIRs हुई। और हमने फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जिसमें DC, DPO इन सबको इंचार्ज बनाया और कहा कि आपने इसकी जो है वो चोरी रोकनी है। अच्छा, तो उस वक्त तो आपने जो है वो ज़ाहिर है इसके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की होगी जो लोग इसमें मुलव्वस थे? जी जी, जिस तरह मैंने बताया कि FIRs भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, और इनकी जो एक्सकेवेटर्स थे उनको इम्पाउंड भी किया गया, और ये कुछ ऐसी इनकी मशीनरी है वो आज भी हुकूमत की तहवील में। तो अब वहाँ पर ये सारा एरिया जिधर आपने निशानदेही की और आपको जो दावा है वो बिल्कुल जिस तरह आपने सर्वे की बात की और ये सारा वो ठीक लगता है, तो क्या इस वक्त तहवील में आ चुकी है ये जगह हुकूमती तहवील में? ये तो देखें, कुछ हफ्ते पहले तक मुझे जो वीडियोस मिली उधर बेतहाशा एक्सकेवेटर फिर लगे हुए थे, तो इसमें तो बड़े सीरियस जो है नोटिस लेने की ज़रूरत है हाईएस्ट लेवल पे कि जो ये लोग माफिया का हिस्सा बने हुए हैं, जो ये चोरी कर रहे हैं, जो अपनी जेब भर रहे हैं, जो सूबाई ख़जाने में पैसे नहीं जा रहे, तो इसके ऊपर नोटिस भी लेना चाहिए और इसके बाद एक्शन भी होना चाहिए। ये तो आपका शुक्रिया कि आपने हाईलाइट की, लेकिन इंडियन मीडिया से बात उठी। इंडियन मीडिया ने देखा कि ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और इसके पास 800 अरब का सोना निकला है, तो वहाँ से बात निकली, और अब मुझे उम्मीद है कि पंजाब की हुकूमत भी इसका नोटिस लेगी। बिल्कुल यकीनन जी, आपने जो मुकाम किया है इसका नोटिस तो पंजाब हुकूमत को यकीनन लेना चाहिए। लेकिन एक सवाल आपसे है कि आपने भी ये इसको डिस्क्लोज बहुत लेट किया या आप नहीं करना चाहते थे, ये क्या बात है? हमने देखें इस पे जो एस्टिमेशन थी वो करवाई, नंबर 1 साइंटिफिक और फैक्चुअल रिसर्च बेस, एविडेंस बेस, जिसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ माह लगे, और ये ऐसी माफिया थी कि जिसने ये भी कोशिश की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने ये भी कोशिश की कि इसकी रिपोर्ट ही ना शाये हो, ये ही ना पता लगे कि ये इस मुकाम पे ये कौम का ख़जाना जो है वो दफन है, छुपा हुआ है। तो हमने उस रिपोर्ट को भी पुश किया। फिर जनवरी में जाके जब हमने मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम रखा, तो तब हमारा जो मुद्दत थी हुकूमत की वो ख़त्म हो गई,
और अगली हुकूमत ने इसके जो ब्लॉक्स बनाए गए थे उनको ऑक्शन करना था। क्या वजह है कि पिछले जो वज़ीर हैं उन्होंने, आपने तो देखा सारा कुछ और आपने सर्वे भी करवाया सारा, इस पर वर्किंग की, लेकिन पता नहीं कितने अरसे से ये होता होगा और किसी वज़ीर ने इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। देखें, ये इसमें जो करंट गवर्नमेंट है उसको यही चाहिए कि रूल्स बनाए, इस पर कमेटी बनाए और इसकी जो साफ शफाफ इसकी नीलामी होनी है उसको यकीनी बनाए। तो ये मेन काम है जो कि करने वाला है। तो पहले इसका निकालने का क्या तरीका होगा, कैसे इसको निकालेंगे? ये देखिए, एक तो 28 लाख तोला, तो ये बड़ी जो है वो मकदार है। एक तो देखें, ये होता है कि आपको कई 100,000 फीट नीचे खुदाई करनी पड़े। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो रिवर बेड है, दरिया का जो बेसिकली सेटल जहाँ करता है जाके, रिवर सैंड जिधर होती है उधर ही ये 20, 30, 40, 50 फुट की आपको डेप्थ मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये तो और कोई भी जाके उधर हाँ। से एक्सकेवेट करके उसको फिल्टर करके अपना जो वो कुछ ग्राम जो है वो सोना वो इकट्ठा करके उसको मार्केट में बेच सकता है। तो ये देखें नाज़रीन, एक बड़ी पेशरफ्त है। अब जो है देखना है कि मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर जो है वो क्या कर रही है। और चूँकि ये साबिक वज़ीर इब्राहिम हसन अमराज साहब, आप इब्राहिम साहब इसके मादनियत के वज़ीर रहे हैं, बल्दियात के रहे हैं, उस दौर में ये वर्किंग शुरू की गई थी जी। और इसमें हमारे पास जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है पाकिस्तान की, वो हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में मेजॉरिटी सोना स्मगल होके आ रहा है, आप ये हमें ब्लॉक्स दें, हम इनको लेते हैं, हम इधर से माइन जो गोल्ड है उसको माइन करेंगे और पाकिस्तान की मार्केट नहीं, सिर्फ हम दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं गोल्ड। हमारे पास चाइनीज़ भी आए, तो उस सब एफर्ट्स को उन सब लोगों को बुला के ज़रूरत है कि मिला जाए और इसको जो है आगे लेके जाया जाए। और इसके अलावा आपने कहीं पे वर्किंग की हो, इसके अलावा भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिधर कुछ ना कुछ कुदरती मादनियात मौजूद हैं? देखिए, पंजाब में हमने जो डिपार्टमेंट टेक ओवर किया, 45 डिपार्टमेंट्स में ये वाहिद डिपार्टमेंट था जिसने अपना रेवेन्यू टारगेट एक्सीड किया। 12 अरब का टारगेट था, हमने 14 अरब अचीव किया। और 3 साल का 150 अरब का जामा प्लान एक हम बना के गए हैं। तो उसी को लोग उठा लें और उसी को देखें कि उसमें क्या हो सकता है, सॉल्ट के अंदर क्या हो सकता है, सिलिका सैंड में क्या हो सकता है, सैंड में क्या हो सकता है, बॉक्साइट में क्या हो सकता है, फायर क्ले में क्या हो सकता है, कोल में क्या हो सकता है। पंजाब में बेतहाशा मादनी वसाइल और ज़खायर हैं, तो इसको बिल्कुल अटेंशन की ज़रूरत है और इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। और आप उम्मीद भी करते हैं कि मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करेगी, काम करेगी। नाज़रीन, एक जो है वो बिल्कुल एक जो है वो बड़ा जो है वो इब्राहिम हसन अमराज साहब का वज़ीर बल्दियात मादनियात, उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की है और वो कह रहे हैं कि 28 लाख तोला, ये जो है वो 800 अरब गालबन इसकी अमाउंट बनती है। तो ये इसके ऊपर इन्होंने वर्किंग की और इन्होंने ये दावा किया है। तो अब मौजूदा हुकूमत का ये अब काम बनता है कि इसके ऊपर जो है वर्किंग करें और लीगल वहाँ पर जो है वो ये मादनियात को जो निकालने वाले लोग थे उनके ऊपर जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया। और एक सर्वे के मुताबिक जो है वो एक 60% सर्वे है, उनकी जानिब से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। तो आप देखते हैं कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत क्या करती है, लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त, एक बड़ी खुशखबरी समझें और इस दावे को आप देखना है कि ये कितना साथ साबित। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।